गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। उसमें हम स्टेमन्स का अध्ययन कर रहे थे। स्टेमन्स में मैंने कई बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताया था। थोड़ी और बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टेमन्स के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ रूल्स ऑफ स्टेमन्स, यानी जो स्टेमन्स यानी पुंकेसर हैं वो कितने नंबर में है फ्लावर में और उनका अरेंजमेंट कैसा है फ्लावर में। तो जब आप आगे फैमिलीज पढ़ेंगे तो मैं जैसे बोलूँगा आइसोस्टेमिनस या हैप्लोस्टेमिनस, तो वहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि आइसोस्टेमिनस का मतलब क्या होता है और हैप्लोस्टेमिनस का मतलब क्या होता है। वो बोलते ही आपके दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि आइसोस्टेमिनस का मतलब ये होता है और हैप्लोस्टेमिनस का मतलब ये होता है। क्या होता है आइसोस्टेमिनस का मतलब? आइसो का मतलब हमेशा ध्यान रखिए होता है समान। हैप्लो का मतलब क्या हो गया? एक या फिर अगुणित। जैसे आइसोस्टेमिनस का मतलब इसमें क्या होता है कि बाह्य दलों की संख्या और दलों की संख्या ये बराबर होती है किसके? स्टेमन्स की संख्या के बराबर। मतलब जितने बाह्य दल होते हैं उतने ही दल होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। दूसरा, स्टेमन्स जो होते हैं वो पेटल्स के साथ अल्टरनेटिव फॉर्म में अरेंज होते हैं। इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बाह्य दल कितने हैं? 1 2 3 4 5। स्टेमन्स भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब आप देखो मैंने क्या कहा, स्टेमन्स जो है वो इन दलों के अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। जैसे ये एक दल हो गया, फिर ये एक क्या हो गया? स्टेमन है। फिर ये एक दल हो गया, फिर ये एक स्टेमन है, फिर ये एक दल हो गया, फिर ये एक स्टेमन है। एक दल स्टेमन, एक दल स्टेमन, हो गया अल्टरनेट फॉर्म। अब हालांकि दल तो पता ही है आपको बाहर वाले चक्र में है और स्टेमन जो है वो अंदर वाले चक्र में। फ्लावर डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इसी प्रकार से स्टेमन्स को शो करते हैं। ठीक है। फिर दूसरे नंबर का आता है आपके एंटीपेटेलस। एंटीपेटेलस में भी देखो वो बाह्य दलों की संख्या जितनी है उतनी ही दलों की संख्या, उतनी ही स्टेमन्स की संख्या। बट डिफरेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के बिल्कुल सम्मुख स्थित है, सामने है, अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया किसके? स्टेमन्स के। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये दल तो इसी के सामने ये स्टेमन, ये दल तो इसी के सामने ये स्टेमन, ये दल तो इसी के सामने है, अल्टरनेट नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी पेटेलस। फिर अब आप देखो एक होता है डिप्लो स्टेमनस। डिप्लो का मतलब क्या होगा? डाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो डिप्लो का मतलब हो गया यहाँ पे जो स्टेमन्स है ना वो दो चक्र में व्यवस्थित है। ठीक है, स्टेमन जो है वो पेटल से दुगने हैं। पहली बात, जैसे यहाँ पे पेटल यानी दल कितने हैं? 5, तो स्टेमन्स कितने हो गए? 10। अब जो बाहर वाले चक्र के हैं वो तो कैसे? आइसोस्टेमिनस। अब आइसोस्टेमिनस का मतलब वही अल्टरनेट फॉर्म। और जो अंदर वाले चक्र के स्टेमन्स है वो कैसे हैं? एंटीपेटेलस। ये मिलता किस में है? लिलिएसी फैमिली में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछ लेता है। जैसे लिलिएसी फैमिली में कौन से टाइप का स्टेमन्स पाया जाता है? आइसो या फिर एंटी या फिर डिप्लो, तो आंसर जाएगा डिप्लो स्टेमन्स। या फिर ये भी पूछ लेता है डिप्लो कौन सी फैमिली में पाया जाता है, तो वो लिलिएसी फैमिली में। देखो यहाँ पे ये तो क्या है? 5 आपके दल हैं। फिर ये बाहर वाले चक्र के हैं वही आइसोस्टेमिनस यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म में व्यवस्थित है। और अंदर वाले चक्र के कैसे हैं? एंटी यानी कि सामने स्थित है। ठीक है, फिर अब आप देखो एक होता है ओब डिप्लो स्टेमिनस। ओब डिप्लो क्या है? इस डिप्लो स्टेमिनस का उल्टा है। यहाँ पे जो बाहर वाले चक्र के कैसे हो जाएंगे? एंटीपेटलस यानी कि सामने। ये देखो बाहर वाले चक्र कैसे हो गए? सामने स्थित हो गए। और जबकि अंदर वाला जो चक्र होता है उसके कैसे हो जाएंगे? आइसोस्टेमिनस यानी अल्टरनेटिव। जैसे अंदर वाले चक्र देख लो, अल्टरनेटिव ही है सारे के सारे। अब ये मिल किस में रहा है आपको? वही कैरियोफिलेसी फैमिली में। ठीक है, तो ये आपकी स्टेमन्स की क्या हो गई? लेंथ, स्टेमन्स का नंबर और उनका अरेंजमेंट। अब आप देखो एक मैंने आपको बताया था, ये जैसे आपके एंथर था, इसमें क्या पाई जाती है? 2 एंथर लोब, एक तो ये रही और एक ये रही। फिर अपन इसका टीएस काट के देखते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देता था। इसमें एक एंथर लोब तो ये रही और दूसरी एंथर लोब ये रही। इस एक एंथर लोब में आपको कितनी पोलन चैम्बर है? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसी तरह इसमें कितने पोलन चैम्बर है? 2। एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक एंथर की अगर हम बात करें तो उसमें 2 तो एंथर लोब हो गए, एक ये और एक
ये, और 4 क्या हो गए पोलन चैम्बर, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इन्हीं एंथर लोब की संख्या के बेसिस पर कुछ टर्मिनोलॉजी है और पोलन चैम्बर के बेसिस पर भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे मोनोथिकस, मोनोथिकस में क्या होता है, एक फ्लावर में एक एंथर लोब होगी, ठीक है, वन एंथर लोब, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मोनोथिकस। ये मिलता किस में है, मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली में जैसे कि चाइना रोज में, ठीक है, मालवेसी में आपको एपिकैलिक्स भी मिलता था, स्टिमुलेंट ट्यूब भी मिलती थी, और इसके अलावा यूफोर्बिया में, ठीक है। अब आप देखो डायथिकस, डायथिकस में क्या हो गया, एक एंथर में दो एंथर लोब, जो कि नॉर्मल कंडीशन आपको दिख जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नॉर्मली क्या हो रहा है, एक फ्लावर में एक एंथर जो है वो, उसमें दो एंथर लोब पाई जाती है, और एक लोब में दो पोलन चैम्बर या दो पोलन सेक पाए जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अब आप देखो स्टेमन जो है वो मॉडिफाइड क्या है, लीफी है, क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट थी, उसी ने अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्टेमन्स में। फिर आप देखो माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी थी, उन्होंने भी अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लिया, वो किस में कन्वर्ट हो गई, पॉलिन से क्या, पॉलिन चैम्बर में। फिर अब आप देखो ये आपके अलग टॉपिक है, ओरिएंटेशन ऑफ डेहिज सेंस ऑफ सरफेस ऑफ पोलन सेक। मतलब कि जो परागधानी है, जो पोलन चैम्बर है जिसमें क्या बने हुए पराग कण बन रहे हैं, उनका डेहिज सेंस यानी कि प्रकीर्णन कैसे हो रहा है। एक तो होता है एक्सट्रोर से और एक होता है इंट्रोर से। एक्सट्रोर से में तो क्या होता है, जो हम्म, कलिका अवस्था में जो पराग कोश की स्फुटन सतह जो होती है वो दल की ओर होती है, ठीक है। स्लिट्स ऑफ द एंथर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब यहाँ पे जो एक तरीके से जैसे ही पराग पोलन चैम्बर फूटता है, तो जो पराग कण होते हैं ना, वो पराग कण क्या है, दल से जाकर के टकरा जाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं। जबकि ये इंट्रोर से का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कलिका अवस्था में पराग कोश की सतह जो होती है वो जायांग की ओर होती है, ठीक है ना। देखो अंतर क्या हो गया यहाँ पे, तो पराग कोश की जो स्फुटन की सतह है, मतलब कि जहाँ से स्फुटन होगा पराग पोलन चैम्बर में और जो पराग कण निकलेंगे, तो वो सतह कहाँ पे है, दल की ओर, यानी कि पराग कणों जो निकले तो वो दल पे जाकर के पड़ते हैं। जबकि इंट्रोर से में क्या होती है, सतह जो होती है ना स्फुटन की, वो जाएंगे की ओर होती है, मतलब कि जो पराग कण होते हैं वो सीधे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब आप देखो डेहिज सेंस ऑफ एंथर, इसमें आपको केवल याद करने का ये, जैसे लॉन्गिट्यूडनल किस में मिलता है, धतूरा में, ट्रांसवर्स किस में मिलता है, मालवेसी फैमिली में, पोरिसिडल यानी एपिकल पोर सोलिनम नाइग्रम में, वाल्वुलर किस में मिलता है आपको, लॉरस में। तो ये आप जैसे डायग्राम में देखोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। देखो फिर से रिवाइज कर दिया, यहाँ पे मालवेसी फैमिली में अब तक आपको क्या क्या देखने को मिला, कारसेल कारसेरुलस फ्रूट, ये फ्रूट अपन बाद में स्टडी करेंगे। सबसे लास्ट में टर्मिनोलॉजी का एपिकैलिक्स यानी अनुबाह्य दल, स्टेमिनल ट्यूब भी थी, मोनोथिकस हो गया, और ट्रांसवर्स डेहिज सेंस ऑफ एंथर हो गया। तो ये 4-5 मालवेसी फैमिली के अब तक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक स्टेमर का पुतंतु वाला पार्ट हो गया और ये उसका एंथर वाला पार्ट हो गया। तो जिस स्थान से पुतंतु इस एंथर से जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव या फिर यूजी। तो कैसे ये जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर 4 प्रकार के स्टेमन्स होते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट यानी पुतंतु का अटैचमेंट टू एंथर लोब कैसे जुड़ा हुआ है, वो 4 प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक तो होता है एडनेट, एडनेट का डायग्राम आप देख लो ये इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, फिलामेंट जो होता है ना वो एंथर की पिछली संपूर्ण सतह पर आधार से शीर्ष तक जुड़ा हुआ था। मतलब ये जो आधार वाला पार्ट है ना, इससे लेके इसकी शीर्ष तक जो फिलामेंट है ना पूरा जुड़ा हुआ रहता है। देख लो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, शीर्ष पर कैप लाइक संरचना बन रही है, ये भी किसकी, फिलामेंट की। तो शीर्ष तक जुड़ा हुआ है, बेस टू शीर्ष तक, ठीक है। जबकि यहाँ पे फिलामेंट एंथर के केवल केवल आधार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्नेट या बेसिफिक्स नाम से भी पता आपको चल रहा है। बेसिफिक्स मीन्स केवल केवल बेस से जो है वो फिलामेंट क्या है, जुड़ा हुआ। फिर अब आप देखो डोर्सिफिक्स, डोर्सिफिक्स में क्या होता है, जो फिलामेंट होता है ना वो एंथर की जो डोर्सल सरफेस होती है ना उससे जुड़ा हुआ रहता है। फिलामेंट एंथर की डोर्सल सरफेस पर मध्य भाग से जुड़ा हुआ है ये डोर्सिफिक्स। ये वर्सेटाइल, वर्सेटाइल यानी मुक्त दोली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका पूछ भी लेता है कई बार एग्जाम में।
ये आपको मिलता है किसमें, कनेर में। इसमें क्या होता है, डोर्सल सरफेस पे एक स्थान से जुड़ा हुआ रहता है और इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है कि जो एंथर लोब है ना वो उसके ऊपर हिल डुल सकती है। ठीक है, ये लिख भी यही रखा है, जब फिलामेंट पराग कोश की डोर्सल सरफेस पर मध्य में एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एंथर जो होता है वो स्वतंत्र पूर्वक हिल डुल सकता है। जैसे ये गेहूँ घास मक्का में आपको देखने को मिल जाएगी, ये होती है वर्सेटाइल। ठीक है, मतलब ये यहाँ से ऐसे ही बस केवल इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एंथर लोब है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे हिल डुल सकती है आराम से। फिर अब आप देखो, एक होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव भी क्या है, कई प्रकार की होती है, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे एक तो होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस यानी बहुत कम विकसित कनेक्टिव। ये किस में मिलेगी आपको, पॉइंसेटे यानी कि लाल पत्ता में। फिर एक होता है डाइवेरिकेट। डाइवेरिकेट का मतलब होता है कनेक्टिव क्या होती है, दोनों एंथर लोब होती है उनको अलग अलग कर देती है। देखो जैसे ये कनेक्टिव है, तो ये एक एंथर या ये एक स्टेमन्स की दो एंथर लोब थी, एक एंथर लोब तो ये रही और एक एंथर लोब ये रही, इन दोनों एंथर लोब को अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर अब आप देखो, एक होता है डिस्ट्रैक्टाइल। कनेक्टिव इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि दोनों एंथर लोब्स को बहुत ही ज़्यादा दूर दूर कर देती है। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, मिलती किसमें, साल्विया में। कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि ये एक एंथर लोब तो यहाँ आ गई बेचारी, ये दूसरी यहाँ चली गई। फिर अब आप देखो, एक आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में मतलब क्या होगा, जो कनेक्टिव जो होती है ना वो एंथर लोब को भी भेदती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है और एक अपेंडिक्स यानी उपांग का निर्माण कर देती है। कनेक्टिव बाहर निकल करके एक पांग या फिर किरीट का निर्माण कर देती है, मिलती किसमें, ये नीरियम यानी कि कनेर में। ठीक है, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर अपेंडेजेस से बना हुआ है, अपेंडेजेस को हिंदी में उपांग भी बोलते हैं। ठीक है, देखो कनेक्टिव निकली, इस एंथर को भी चीरती हुई बाहर की तरफ निकली और यहाँ पे एक अपेंडिकुलर उपांग का निर्माण कर दिया। तो ये स्टेमन्स के बारे में यानी कि एंड्रोसियम यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है। आगे हम गाइनोसियम यानी कि उसका जायांग का अध्ययन करेंगे। जायांग आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जायांग में कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक भी आपके है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जायांग का अध्ययन करेंगे।